अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इससे पहले अगर बात करें तो हम अपने पिछले दो सेशंस में बात कर चुके हैं वेल्थ ऑफ नेशन के हवाले से एडम स्मिथ पे, और मटेरियल वेलफेयर के हवाले से हम एल्फ्रेड मार्शल पे बात कर चुके हैं। और आज हम तीसरी डेफिनेशन की तरफ बात करने वाले हैं, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, जो कि हमें दी है प्रोफेसर रॉबिन्स ने। और प्रोफेसर रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल एक नए एंगल से बयान किया है। उनकी डेफिनेशन को हम यूं समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स की एक ओरिजिनलिटी को और इकोनॉमिक्स के स्कोप को बड़ा वेल डिफाइन किया है। और अगर ये कहा जाए कि उनकी डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स को एक नई लाइफ दी है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि रॉबिन्स के नज़दीक इकोनॉमिक्स is a science study human behavior। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। लेकिन आपके जहन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि बिहेवियर स्टडी करने के लिए तो और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, या आज के ज़माने में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा भी ऐसा बिहेवियर है जो लेनिन रॉबिन्स ने वो स्टडी करने की बात कर रहे हैं। तो ये उन्होंने क्लियर किया है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन unlimited ends and scarce means। यानी इकोनॉमिक्स आम सब्जेक्ट का बिहेवियर नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर स्टडी करती है। कौन सा बिहेवियर? जब इंसान की वांट्स अनलिमिटेड हो जाए या इंसान की वांट्स बहुत ज्यादा हो जाए और दूसरी तरफ रिसोर्सेस एज कंपेयर टू देम लिमिटेड हो जाए, तो उस वक्त इंसान किस तरह से कम रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ये है वो रवैया जिसको इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, पहली बात ख्वाहिशात लातादाद हो जाएं, और दूसरी बात रिसोर्सेज जो है वो बहुत स्केर्स हों, यानी कि कम दस्तयाब हों। चौथी बात, ये रिसोर्सेज पहले से एलोकेटेड नहीं होते, बल्कि इंसान को खुद सोचना पड़ता है कि मैं इनका बेस्ट यूज क्या कर सकता हूँ। इसीलिए हमने लिखा है, प्रोफेसर ने लिखा है कि विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल हैं। तो क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसे रवैये का मुताला है जब इंसान की ख्वाहिशात लातादाद हो जाए, लेकिन उसकी जेब में जो वसाइल हों वो महदूद हों, और दूसरी तरफ वो वसाइल पहले से एलोकेटेड ना हो, बल्कि उसके जहन का सबसे बड़ा मसला ये हो कि इन महदूद वसाइल से जो कि अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं, मैं कौन सी ख्वाहिशात की तस्कीन करूं और कौन सी ख्वाहिशात ऐसी हैं जिन्हें मैं छोड़ दूं, ना पूरा करूं। यही वो मसला है
जिसमें हमें ऑप्टिमम आउटकम की जरूरत पड़ती है। अब इस डेफिनेशन के नतीजे में इकोनॉमिक्स को एक वो स्कोप मिला कि आज इकोनॉमिक्स को आप अकाउंटेंट भी पढ़ लें, इकोनॉमिस्ट भी पढ़ लें, इंजीनियर्स इसको एज एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यानी हर शोबा जिंदगी में इसकी वाबस्तगी कर दी गई है, उसके साथ इसे रिलेट कर दिया। वो क्यों? मैं ज्यादा तो इस मामले में नहीं डिस्कस कर सकता यहाँ, लेकिन मैं यहाँ ये बता सकता हूँ कि आप बिजनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप प्रोडक्शन की बात कीजिए, तो प्रोडक्शन में आपसे कहा जाएगा कि देखो महदूद बजट में रहते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन करो, महदूद बजट में रहते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन करो, बजट कम लगे, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो क्या बजट रिसोर्सेज नहीं है और मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारी ख्वाहिश या वांट नहीं है? इसी तरह कॉस्ट को मिनिमाइज करो ताकि रिसोर्स कम से कम इस्तेमाल हो। यही है ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट को मिनिमाइज करो। इसी तरह मार्केटिंग में चले जाते हैं, मार्केटिंग में भी ऑलमोस्ट यही बात है, बजट महदूद इस्तेमाल करो और उसके बाद जो है सेल्स ज्यादा होनी चाहिए, सेल्स ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में इस तरीके से एडवर्टाइजिंग करो कि प्रोडक्ट थोड़े वसाइल के इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइज हो जाए और सेल्स ज्यादा हो। सेल्स में चले जाते हैं तो टीम छोटी हो लेकिन एरिया बड़ा हो, तो प्लानिंग करो कि छोटी टीम से बड़ा एरिया कैसे कवर हो सकता है। अगर आईटी में चले जाए तो बजट कम लगे लेकिन सिस्टम मोस्ट एफिशिएंट हो। थोड़े टाइम में ज्यादा एग्जीक्यूशन दे। तो खैर आप किसी भी जगह देखिए, आप यही कहेंगे कि हम चाहेंगे रिसोर्सेज कम लगे लेकिन उसका आउटकम ज्यादा से ज्यादा आए। तो आप जिस प्रॉब्लम को भी देखते हो आपको लगेगा कि ये डेफिनेशन इस पे अप्लाई होती है। देयरफॉर इस डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स को एक नई लाइफ दी है और उसको समझने का बिल्कुल एक नया एंगल हमारे सामने रख दिया है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं डेफिनेशन लिखी कैसे गई है। वही अल्फाज हैं जो मैंने अभी लिखे आपके सामने। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड एंड्स, scarce means which have alternative uses। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। हमने इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ 4 के करीब निकाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आप पूछेंगे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड क्यों होती है, तो हम कहेंगे कि इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह सिंपली ये है कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो रीजनरेट होती हैं। एक बंदा सुबह उठता है, उसे भूख लगी होती है, ब्रेकफास्ट ले लेता है, दोपहर में फिर उसे भूख लग जाती है तो फिर लंच करता है, फिर उसे रात में भूख लगती है, फिर वो डिनर करता है। तो एक ही ख्वाहिश जिंदगी भर बार बार सामने आती रहती है। दूसरी वजह ख्वाहिशात एक दूसरे को रिप्लेस कर देती है। जब आप छोटे थे तो आप कहते थे मुझे ट्राई साइकिल ले दो, घर वालों ने ट्राई साइकिल ले दी। जब आप थोड़े बड़े हुए आपने कहा बाई साइकिल ले दो, बाई साइकिल ले दी, तो आप ट्राई साइकिल से बाई साइकिल पे पहुंच गए। फिर आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई, तो फिर आपने कहा जी कि मुझे साइकिल नहीं, मुझे बाइक चाहिए, तो घर वालों ने आपको बाइक ले दी। और अब आप कहेंगे कि मुझे कार चाहिए। तो इस तरह एक ही ख्वाहिश जब पूरी हो जाती है तो दूसरी ख्वाहिश उसकी जगह ले लेती है। इस तरह ह्यूमन वांट्स हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, पर्टिकुलरली वो वांट्स जिनके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसों के बगैर पूरी नहीं होती, हम इन्हें इकोनॉमिक वांट कहते हैं।
ये पैसे के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तो ये इकोनॉमिक वांट है। तो हम कहते हैं कि ये रीजनरेट होती हैं और रिप्लेस होती हैं, ये हमेशा बढ़ती रहती हैं, खत्म नहीं होती। इसी तरह दूसरी वजह जो है, दूसरी तरफ अगर आते हैं तो आप कहते हैं लिमिटेड मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमारे पास अगर पैसे की बात करते हैं तो वो भी महदूद है। और अगर आप दूसरे सेंस में देखें तो हम कहते हैं कि क्वांटिटी में चाहे ना सही, लेकिन जब हम अपने रिसोर्सेज को, मीन्स को रखते हैं अपनी वांट्स के सामने तो बहुत ज़्यादा कम पाते हैं कि वांट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं और मीन्स जो हैं वो बहुत थोड़े हैं। कैसे? तो इन कंपैरिजन, नॉट इन क्वांटिटी, इन कंपैरिजन। यही स्कैर्सिटी का मतलब यही होता है, क्वांटिटी में कोई चीज़ कम ना हो बल्कि मुआवजे के तौर पे देखा जाए तो वो थोड़ी हो। तो ये मसला है कि मीन्स या रिसोर्सेज कम है लेकिन वांट्स बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो क्या किया जाए, जबकि हमारे पास ये रिसोर्सेज पहले से एलोकेटेड नहीं है, हमें इनको अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। तो हमें फैसला करना होगा कि इनका बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका जो बेस्ट यूज़ हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम ऐसी ऑप्शंस तलाश करें या ऐसी वांट्स तलाश करें जो मोस्ट अर्जेंट वांट हो। क्या हो? मोस्ट अर्जेंट वांट्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ वांट्स कंपटीशन होता है, वांट्स कंपटीशन होगा तो जो मोस्ट अर्जेंट वांट होंगी हम उन्हें पूरा करेंगे और जो लेस अर्जेंट वांट होंगी वो उनके नीचे सप्रेस होकर रह जाएंगी। इस तरह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंटली रिक्वायर्ड नीड होगी इंसान की, वो उन्हें पहले पूरा करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो प्लानिंग फेलियर का शिकार होगा और वो अपना अच्छा खासा नुकसान कर बैठेगा। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स को समझने वाले लोग जो हैं इस बात को समझें कि हमें जो ऑप्शंस चूज़ करने हैं डिसीजन लेते वक्त, वो ऑप्शंस वो होने चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट साबित हों। लिहाजा पैसा उस चीज़ पर खर्च किया जाए जो वाकई अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट हो। फिर इसमें से यूज़ जो है उस स्कैर्स रिसोर्सेज का हमेशा एफिशिएंट तरीके से किया जाए ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया ना हो जाए, रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया ना हो जाए। लिहाजा उन चीज़ों पर इस्तेमाल किया जाए जो या तो रीजनरेशन ऑफ वेल्थ कर सकती हैं या वो उस वक्त की मोस्ट अर्जेंट नीड है। मिसाल के तौर पे आपको एक ही वक्त में फूड की भी ज़रूरत है, आपको एक ही वक्त में गाड़ी खरीदने की ज़रूरत है, बुक्स खरीदने की ज़रूरत है, तो प्रायोरिटी अल्टीमेटली फूड होगी, फूड हो जाएगा। क्योंकि अगर जिस्म बरकरार रहेगा, सेहत बरकरार रहेगी तो तभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें ढूंढना होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। इसी तरह किसी फर्म को अपने प्रोजेक्ट में से वो प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो कम से कम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम पे बैक कर सकता हो, वरना उसकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्लियर जी? तो ये है इसके 4 पॉइंट्स जिनको हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, क्या सवाल हो सकता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस स्टडी अ सिचुएशन इन विच ह्यूमन फेस अ फिनोमेना ऑफ स्कैर्सिटी, स्कैर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। डिस्कस कर दीजिए इसको। तो इसको डिस्कस करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स हैं। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं और चूँकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं लिहाजा हमें इन्हें बहुत सोच समझकर ऐसी वांट्स पर खर्च करना चाहिए जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिस्ट डिक्लेयर स्टडी ऑफ वेल्थ। किस इकोनॉमिस्ट ने जो है स्टडी ऑफ वेल्थ करार दे दिया है इकोनॉमिक्स को? तो आप ये जानते हैं ये किसने करार दिया जी? एडम स्मिथ ने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट डिक्लेयर इकोनॉमिक्स एज अ साइंस डील विद अनलिमिटेड एंड्स टू मीट स्कैर्स मीन्स। तो ये किसने कहा जी? शाबाश, दिस इज आस्क्ड बाय, यस, अभी हमने पढ़ा, कौन जी? रॉबिन्स। तो हमें रॉबिन्स ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, वेल्थ इज नथिंग बट इट्स अ सोर्स टू प्रमोट व्हाट टू प्रमोट जी?
क्राइम, नो क्राइम तो प्रमोट नहीं करती। अनरेस्ट, वो तो प्रमोट नहीं करती। क्या प्रमोट करती है जी? दैट इज वेलफेयर। तो वेल्थ इज अ सोर्स टू प्रमोट वेलफेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी रूटीन ऑफ लाइफ। ये किसने कहा जी ऑर्डिनरी रूटीन ऑफ लाइफ? ये कहा है एल्फ्रेड मार्शल ने। अब रही बात अंडरस्टैंड द गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये तो बात ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। एंड्स आर अ फ्यू, एंड्स आर फ्यू नहीं बल्कि इंसान की वांट्स, अभी हमने क्या कहा, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। देयरफॉर, ये बात गलत हो गई, वो बात ठीक हो गई। अगर तो इसका मतलब पहली बात ठीक है और दूसरी बात गलत है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? इट इज डी। क्या फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो यहाँ पर आके ये बात आपको समझ आ गई। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड किया होगा और ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।